नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफीय निरूपण और बीजीय व्यंजक की। हमने कल के लेक्चर में आपसे ग्राफीय निरूपण की बात की थी। यहाँ पर ग्राफीय निरूपण का मतलब बताया था कि जब हमें कोई भी आंकड़े दिए जाते हैं और वो आंकड़े जो है अवर्गीकृत होते हैं, यानी कि वो छटे हुए नहीं होते, अलग अलग नहीं होते हैं, वो सब मिक्स होते हैं, तो उनको वर्गीकृत करने के लिए हम ग्राफीय निरूपण का प्रयोग करते हैं। कल के क्लास में हमने आपसे पिक्टोग्राफ की बात कर ली थी। किसकी बात की थी? पिक्टोग्राफ की। आज के क्लास में इसी ग्राफीय निरूपण में आपसे बात होगी बार चार्ट और पाई चार्ट की। बार और पाई चार्ट की यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण का एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ था, उसको जरा हम कवर कर लेते हैं। सभी लोग भाई क्लास को रेगुलर देखिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्लास को सीरियस न लेने का क्या रिजल्ट होगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आप आराम से मौज मस्ती अभी करिए, फिर बाद में हमसे कोई शिकायत करने के हकदार आप नहीं होंगे। अभ्यास कार्य में देख लेते हैं। निम्न पिक्टोग्राफ, ये जो आपका दिया गया है ये पिक्टोग्राफ में किसी कक्षा में लड़कियों की जनसंख्या तथा माह का प्रस्तुतिकरण किया गया है। जैसे जनवरी में कितनी लड़कियों को बनाया गया है? यहाँ पर 1 2 3। जनवरी महीने में 3 लड़कियों की बात की गई है। फरवरी महीने में देखिए 1 2 3 4, 4 लड़कियों की बात की गई फरवरी में। मार्च महीने में 1 2 3 4, तो मार्च में भी 4 लड़कियों का पिक्चर बना है। अप्रैल में 1 2 3 4 5, अप्रैल में 5 लड़कियों का। फिर उसके बाद मई में 1 2 3 4, 4 लड़कियों का। जून में केवल 2 का। जुलाई में 1 2 3 4 5 6 का, 6 यहाँ पर। अगस्त में 1 2 3 4 5 6 का, अगस्त में भी। सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, सितंबर में 8 का बना हुआ है। अक्टूबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अक्टूबर में 9 चित्र बने हुए हैं। नवंबर में 1 2 3 4 5, 5 चित्र बने हुए हैं नवंबर में। और दिसंबर में 1 2 3 बने हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था? पिक्टोग्राफ बना हुआ था। अब आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कितनी लड़कियों का जन्म सितंबर में हुआ। ठीक है, तो चलिए भाई सितंबर में कितना बना हुआ था? सितंबर में बना हुआ था 8, तो आंसर हो गया 8। कितनी लड़कियों का जन्म जून में हुआ? जून पूछ रहा है, तो जून में चलिए, जून में बना हुआ था 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? जून में हुआ 2 लड़कियों का। अधिकतम जन्म वाला महीना कौन सा है? तो आप देखिए अक्टूबर में सबसे ज़्यादा 9 है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो किसी में नहीं है, तो अधिकतर जन्म वाला महीना कौन सा हो गया? अक्टूबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 9 लड़कियों का जन्म अक्टूबर में हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्टूबर। निम्न जन्म दर वाला महीना कौन सा है? तो सबसे कम जन्म दर किस में है? जून में 2 है, तो सबसे कम वाला कौन सा हो गया? जून, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लड़कियों का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? निम्नतम जन्म दर वाला महीना है जून। फिर कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? तो कुल लड़कियों की संख्या के लिए क्या करेंगे? 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 से 33, 33 से 39, 2 41 और 4 45, 5 50 और 4 54, 54 और 4 58, 58 और 3 61, यानी कि कुल लड़कियां अगर देखा जाए पूरा सारे महीने का मिला के तो हो जाएगा 61। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पिक्टोग्राफ में अगला भी इसी तरह का है। निम्न पिक्टोग्राफ 6.5, ये जो चित्र दिया गया है इसी के बारे में बात कर रहा है। मैं एक सप्ताह में छात्रों द्वारा पेड़ रोपित किए गए, जहां एक पेड़ 10 पेड़ को प्रदर्शित करता है। जैसे सोमवार में छात्रों ने कितने पेड़ क्या किए? रोपित किए। तो एक पेड़ जो है वो कितने पेड़ को प्रदर्शित कर रहा है? 10 को। तो यहाँ देखिए एक पेड़ 10 को, तो यहाँ पे 3 पेड़ लगाए गए और 10 का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे सोमवार को कितना किए? 30। फिर देखिए ज़रा यहाँ पे मंगलवार को एक पेड़ 10 को कर रहा है, तो यहाँ पे कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेड़ हैं और एक पेड़ 10 को कर रहा है।
तो टोटल 70 पेड़ इन्होंने लगाए मंगलवार को। फिर देखिए बुधवार को 1 2 3 4 5 6 पेड़ हैं, 6 पेड़, और एक पेड़ 10 को इंडिकेट कर रहा है, तो टोटल कितने लगाए, 60 पेड़ लगाए। इसी तरह आप बृहस्पतिवार को देखिए, बृहस्पतिवार में कितना पेड़ दिया गया, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार में पेड़ों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेड़, 8 यहाँ पर सिंबल है पेड़ के, एक सिंबल 10 पेड़ को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने लगा दिए इन्होंने, 80 लगा दिए। इसी तरीके से शुक्रवार को देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे सिंबल हैं और एक सिंबल 10 पेड़ को प्रदर्शित करता है, कितने लगा दिए, 40। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पेड़ बराबर 10 पेड़ सिंबल जो है। शनिवार को 2 इन्होंने प्रदर्शित किए, तो 2 एक 10 को प्रदर्शित करता है, तो 20, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इनका उत्तर देना है, प्रत्येक दिन कितने पेड़ रोपित किए गए, ठीक है। तो ये अलग अलग हम निकाल देंगे। सोमवार के दिन कितने रोपित किए गए, तो आप कहेंगे 30, मंगलवार को 70, बुधवार को 60, बृहस्पतिवार को 80, शुक्रवार को 40, शनिवार को 20। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। पूरे सप्ताह में रोपित पेड़ों की कुल संख्या, तो जोड़ लीजिए, 30 हो गए सोमवार को, 70 हो गए मंगलवार को, 100 हो गया, बुधवार को 60 160, बृहस्पतिवार को 80 240, शुक्रवार को 40 280 और 20 300। कुल कितने हो गए, कुल रोपित पेड़ों की संख्या 300 हो गई। किस दिन सबसे अधिक पेड़ रोपे गए, तो देखिए किस दिन सबसे अधिक, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार को सबसे अधिक 80, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप बृहस्पतिवार। बृहस्पति को सबसे अधिक पेड़ रोपे गए और पेड़ों की संख्या कितनी थी, 80 थी। किस दिन सबसे कम पेड़ रोपे गए, तो देखिए सबसे कम शनिवार को है, केवल 20 पेड़ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाई शनिवार। शनिवार को सबसे कम कितना, 20। सबसे अधिक तथा सबसे कम रोपे गए पौधों के दिनों में अंतर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक तथा सबसे कम रोपे गए दिनों का अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक था 80, सबसे कम था 20, तो कितना आ जाएगा, 60। आंसर ये हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। ये टॉपिक कल हमने पढ़ा था, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप टॉपिक को देखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, तो होगा क्या कि वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, क्योंकि इस तरह की पढ़ाई आपने शायद अपने जो है जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे स्कूली एग्ज़ाम हो उसमें नहीं की होगी। महेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। महेश है और उसके बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे गुलाब के 300 हैं, गेंदा के 450, जूही के 150, डहेलिया के 350, रजनीगंधा के 200। तो हमने मान लिया एक फूल बराबर 50 फूल, कल आपको बताया भी गया था। अब 350 हम गुलाब के यहाँ अगर बनाएंगे तो कहाँ बना पाएंगे, तो इसीलिए एक फूल बराबर 50 मान लिया। हम ऐसी संख्या मानते हैं यहाँ पर जिसका भाग इन सभी में जाए, जिसका भाग 300 में भी जाए, 450 में भी जाए, 150 में भी जाए, 350 में भी जाए और 200 में भी जाए। ऐसी ही संख्या मानना पड़ेगा एक फूल के बराबर, तभी तो हम सबको डिवाइड करके लिख पाएंगे। तो हमने मान लिया एक फूल बराबर 50 फूल। अब बताइए एक फूल बराबर 50 माना, तो जहाँ 300 गुलाब हैं तो 50 गुलाब बराबर एक गुलाब हम बनाएंगे, तो 300 के लिए क्या करेंगे, हम 50 का भाग देंगे, 6 आ जाएगा। तो गुलाब के लिए हमने बना दिया 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। कैसे ही बनाया, तो आपने कहा एक को हमने 50 माना था, हमने 6 बनाया है, तो टोटल 300 को ये रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। देखिए गेंदा, गेंदा यहाँ पे 450 है, हमने एक को 50 माना है, तो यहाँ पर 9 फूल हम गेंदा के बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना दिए। चूँकि हमने 50 को एक के बराबर माना, 9 का गुणा किया, तो ये 450 आपका हो गया, ठीक है। जूही, जूही के केवल 150 हैं, हमने एक के बराबर 50 को माना है, तो यहाँ पे आ गया 3। तो यहाँ पे देखिए जूही 1 2 3। डहेलिया, डहेलिया की 350 है, अब 350 है तो एक को हमने 50 के बराबर माना है, तो ये आ गया 7। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ पे था 50 × 3, तो ये हो गया ना 150। यहाँ पे डहेलिया में हो गया कितना, 50 × 7,
बराबर 350। फिर रजनीगंधा 1 2 3 4 हो गया, तो 4 है तो 50 इंटू 4। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आपको? ठीक है। अब फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसने लगाया फूलों का नाम है, यहाँ पे लिख दिया इसने क्या, फल, और यहाँ पे लिख दिया फूल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहता है किताब में, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। तो कुछ भी मानो फल या फूल, यहाँ तो फूल है, फूल के नाम है गेंदा, जूही, ये तो सब फूल है ना, तो यहाँ पे सिर्फ फूल लिखना चाहिए था। तो गेंदा की 25 हो गई, जूही की 10, चमेली की 15, रजनीगंधा के 45, गुलाब के 35। अब बताइए ऐसी संख्या बताइए जिसका इन सब में भाग चला जाए तो 5 है। तो हमने 1 इकाई बराबर क्या मान लिया, 5 फूल मान लिया। अब जब हमने 1 इकाई बराबर 5 फूल माना तो गेंदा के 25 हैं, तो 1 बराबर 5 अगर माना तो कितना हो जाएगा, 5 25 5, तो गेंदा के 5 हमने बना दिए। जूही का 10 माना, 1 बराबर 5 है तो कितना आ जाएगा 2, तो जूही के 2 बना दिए। चमेली का भी हमने 5 माना है तो 15 यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 बना दिए। रजनीगंधा का 45 है, 1 बराबर हमने 5 माना है तो 9 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, हालांकि एक बनाना भूल गया, एक और बना दो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। गुलाब का 35 से 5 से करोगे तो 7 बनेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, ये इन्होंने जो है थोड़ा सा कम बनाया, इसको कर दो 6 और इसको कर दो 7। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये। चलिए, तो ये तो हमारा टॉपिक था, बहुत ही आसान टॉपिक था, आपने आसानी से यहाँ पर समझ लिया है। और अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, इसी तरह का सेम टॉपिक है। ये था पिक्टोग्राफ, वह बार डायग्राम, स्तंभ आरेख, यानी बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ हमने पढ़ लिया, अब बार ग्राफ पढ़ेंगे। बार का मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए हमने कुछ बना दिया ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इसी को हम स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं, हालांकि ये तो बन गया स्तंभ की जगह पे स्तंभ, स्तंभ बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे काम करेगा। ये देखिए, तो ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आंकड़ों को स्तंभ पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम बार ग्राफ या स्तंभ आरेख बोलते हैं। अब इसको आप जब अच्छे से समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझना शुरू करते हैं इसको। देखिए, बार ग्राफ में हम आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर खड़े स्तंभों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पेपर पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, खड़े स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बार ग्राफ में स्तंभों के बीच की चौड़ाई को समान रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब बार ग्राफ बनाएंगे तो ये स्तंभों के बीच की ये जो चौड़ाई है ये बराबर रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि ये वाला पतला बना दिया, ये फिर मोटा बना दिया, ये और पतला बना दिया, ऐसा नहीं। ये सब क्या होंगे, सब बराबर मोटाई के होंगे। ऐसे इसका जितना भी है उतना ही इसका होगा, सेम ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये सब बराबर बनाए जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इनके बीच की जो दूरी है ये, इसको भी बराबर रखा जाता है। इनके बीच की दूरी को भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इनकी चौड़ाई को भी बराबर रखते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को भी हम क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। ये काम हम करते हैं। ठीक है, केवल इनमें अंतर क्या होता है, केवल इनमें अंतर होता है जो वो इस ऊंचाई का होता है। इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, केवल ऊंचाई का अंतर होता है। बाकी इनके बीच की दूरी, इनकी चौड़ाई बराबर होती है। यही यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, चौड़ाई को समान रखते हैं। इस प्रकार के आरेख का उपयोग सामान्यतः साक्षर और निरक्षर, छात्र छात्राओं आदि की संख्या को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। इस प्रकार के आरेख के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक प्रतिद्वंद्वों की योग्यता को भी स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब इसका क्या यूज है ये बता रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं, आसान चीज़ है। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आंकड़ों की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय में 1985 में छात्राओं की संख्या 5000 थी। ठीक है, एक विश्वविद्यालय से मिटा देते हैं हमने जो आपको समझाया। एक यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए आप लोग ज़्यादातर बिहार के हैं, जिनके लिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो बिहार में पटना विश्वविद्यालय मान लेता हूँ, मगध विश्वविद्यालय मान लेता हूँ, कुछ ऐसे मान लेता हूँ। तो मान लीजिए जो आपका पटना विश्वविद्यालय, या फिर पटना से भी अच्छा है, क्या मानिए आप, नालंदा मान लीजिए। 1985 में नालंदा विश्वविद्यालय में
छात्राओं की संख्या कितनी थी, 5000 थी, ये कहा इसने। 1995 में यही संख्या कितनी हो गई, 6500 हो गई, बढ़ गई, ठीक है, 1500 बढ़ गई। फिर 2005 में 7000 हो गई, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या और बढ़ गई। 2015 में यही 8000 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बार ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए, ये कहा गया। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बार ग्राफ के लिए दो एक्सिस जानना आपको ज़रूरी है। एक जो ऐसी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये सीधी थोड़ा सा बननी चाहिए ना, तिरछी बन जा रही है, चलिए सीधी हो गई, तो इसको हम बोलते हैं बाई एच। ये जो लाइन आपकी खड़ी खींची जाती है ये होता है बाई एक्सिस। और एक जो लाइन होती है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इस बात को आप याद रखिएगा, इतना ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका बाई एक्सिस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आपका बाई एच मतलब ये वाला, ये आपका बाई एच है। और अगर बात कीजिए एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, एक्स और बाई एक्सिस क्या है। सबसे पहले वर्षों को एक्स अक्ष पर तथा छात्राओं को बाई अक्ष पर दर्शाते हैं। मतलब कि जो कम ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाई अक्ष पे दर्शाएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए छात्राओं की, तो छात्राएं कम ज़्यादा है ना, लगातार छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। पहले छात्राओं की संख्या कम थी और धीरे धीरे छात्राओं की संख्या बढ़ के क्या हो गई, यहाँ पर ज़्यादा हो गई। तो छात्राओं की संख्या अगर लगातार बढ़ रही है तो हम छात्राओं की संख्या को बाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। तो ये बाई एक्सिस है, इस पर छात्राओं की संख्या को रख देंगे। और यहाँ पर क्या है, तथा इसमें वर्षों के अनुसार स्तंभों को सटाकर बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पे हम क्या रख देंगे, सबसे पहले वर्षों को एक्स एक्सिस पे, तो वर्ष को कहाँ रखेंगे हम, एक्स एक्सिस वर्ष। जैसे हमें दिया था 1985, तो हमने एक्स एक्सिस पे लिख दिया। फिर 1995 हमने इसी पे लिख दिया, 2005 इसी पे लिख दिया, और 2015 भी इसी पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया छात्राओं की संख्या। तो हमें छात्राओं की संख्या कितना, 1985 में आपने अभी देखा था, दिया था 5000, तो हमने 5000 यहाँ पे लिखा है, देखिए इसके बराबर ही है ना 5000 के, मतलब हमने 2000 से लिखना शुरू कर दिया। जैसे पैमाना होता है ना, तो आप स्केल से चाहे 2 सेंटीमीटर मापो, चाहे 15 नापो, चाहे 10 मापो, वो स्केल तो पूरी रहती है ना। तो इसी तरह क्या है कि भले ही हमें 5000 से लेना था, लेकिन हमने पहले से ही स्केल को बना लिया है, 2000, 3000, 4000, 5000 लिख दिया। तो 1985 में कितना था, 5000। अब यहाँ पे देखिए 1995 में कितना था, तो 1995 में देखिए यहाँ पे दिया गया है 6500। तो 6000 तो यहाँ पे हो गया बेटा। अब इसके बीचों बीच में जब हम जाएंगे, क्योंकि 6000 और 7000 के बीचों बीच में जाएंगे तो 6500 आएगा, तो इसको आप मैच करिए तो यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1995 में 6500। फिर देखिए 2005, तो 2005 जो है 7000 दिया है, तो 7000 के बराबर तक इसको हम बनाएंगे, ये देखिए हो गया। फिर देखिए 2015, तो 2015 में 8000 था, तो 8000 के बराबर ऊंचा इसको हम बना दिए, तो ये बन गया 2015। यहाँ पे देखिए यही तो बना था कि 2015 में 8000 है, तो इसको बनाना था, सिर्फ आपने बना लिया। करना क्या था कि छात्राओं की संख्या को एक बाई एक्सिस पे रखना था, और ईयर जो था उसको एक्स एक्सिस पे रखना था, और बस ये जो बार हैं, स्तंभ हैं, इनको छोटा बड़ा बनाना था। छात्राओं की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो ये ऊंचा बनेगा, छात्राओं की संख्या कम होगी तो ये नीचा बनेगा, ठीक है। चलिए अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है एमए में, एमए तो आप जानते हैं, मास्टर आर्ट। एमए में अंग्रेजी की परीक्षा का परिणाम निम्न सारणी में प्रदर्शित है। तो यहाँ पे एमए का रिजल्ट आया अंग्रेजी विषय का, और उसका रिजल्ट यहाँ श्रेणी में दे दिया कि 30% विद्यार्थी जो है वो प्रथम फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, 40% सेकंड डिवीज़न से पास हुए, 20% थर्ड डिवीज़न से, और 10% फेल हो गए बेचारे। तो टोटल परसेंट कितना निकला, तो इसको देखिए ज़रा, इसको अगर जोड़ें तो 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, तो टोटल 100% विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से 30% फर्स्ट डिवीज़न से, 40% सेकंड डिवीज़न से, 20% थर्ड डिवीज़न से, और 10% फेल हो गए हैं। 100% के बारे में ये दिया गया। तो यहाँ पे आरेख बनाकर इन आंकड़ों को प्रदर्शित कीजिए, ये कह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले
परीक्षा फल की श्रेणी लिख लेंगे एक्स एक्सिस पे जो श्रेणी है। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम श्रेणी हमने यहाँ लिख दी, द्वितीय श्रेणी यहाँ लिख दी, तृतीय यहाँ और अनुत्तीर्ण यहाँ, ये हमने लिख दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, थर्ड डिवीजन और यहाँ पे फेल वाले लिख दिए। और फिर विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको हम लिखेंगे बाई एक्सिस पे, 10, 20, 30, 40, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। अब यहाँ पे कहा गया था फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 है, तो हमने इसको 30 के बराबर ऊंचा बना दिया, ये बन गया। सेकेंड डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो हमने 40 के बराबर ऊंचा बना दिया, सेकेंड डिवीजन हो गया। थर्ड डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो इसीलिए हमने 20 के बराबर बना दिया, थर्ड डिवीजन हो गया। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो हमने इसको 10 के बराबर ऊंचा बना दिया, ये हो गया। बस इतना सा करना था, कुछ भी आपको करना नहीं था। यहाँ पर परीक्षा फल की श्रेणी को एक्स एक्सिस पे लिखना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल, इसको लिख के फिर हमको ये जो बार था इसको ऐसे बना देना था। और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या को लिख के और बार उतना ही ईटा बनाएंगे जितना कि उससे मैच हो जाए। जैसे फर्स्ट डिवीज़न तो 30 के बराबर ऊंचा, सेकंड डिवीज़न 40 विद्यार्थी थे, 40 के बराबर ऊंचा, थर्ड डिवीज़न में 20 विद्यार्थी थे, 20 के बराबर ऊंचा, अनुत्तीर्ण में 10 विद्यार्थी थे, 10 के बराबर ऊंचा बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, और ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से किए गए कुल अंकों का यहाँ पर दर्शाया गया, कुल अंकों को 600 में से जो उसको मिला है वो दर्शाया गया है। इसको बार ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। देखिए आपकी लगभग आधे घंटे की क्लास होती है, 30, 40, 30, 35 मिनट की, और आपकी एक दिन में अभी 2 क्लास हो रही है। आप याद रखिए जितना आपको एक दिन में पढ़ा दिया जा रहा है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में आपके 6 क्लास में भी इतना नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि टाइम पास होता है, बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1-2 सवाल कराया जाता है, बस हो गया नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन में काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम करते हैं। भले ही ये 1-1.5 घंटे की आपकी रोज़ की क्लास है, आप थोड़ा सा समय दीजिए भाई। अगर आपने एडमिशन लिया है DLED में, तो आप अगर 1-1.5 घंटा भी इसको नहीं देना चाहते हैं तो ये तो फिर शर्मिंदगी की बात है। नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप इतना समय भी इसको नहीं देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सीधा डिग्री मिले और आप सीधा मास्टर बन जाएं, तो ये अजीब बात है। आप जो है इसको थोड़ा समय दीजिए, 1-1.5 घंटा समय निकालिए ज़रूर। चलिए, तो 600 में से जो अमिता को मिला वो 450 नंबर मिल गया भाई, नमिता को 300 मिला, दीप्ति को 400 मिला, अजय को 350 मिला, अमर को 500 मिला और नाजिया को 560 मिला। ये 600 में से नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, कुल अंकों का दर्शाया गया, आरेख द्वारा निरूपित कीजिए इन सभी को। तो यहाँ पर क्या है, इनका जो नाम है, ये जो नाम है अमिता, नमिता, दीप्ति, अजय, अमर, नाजिया, इसको हम लिख देंगे एक्स एक्सिस पर। इनका नाम किस पे लिखेंगे, एक्स अक्ष पे इनका नाम लिखेंगे, और इनके द्वारा जो नंबर मिले ये लिख देंगे हम वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष क्या होता है, तो आपने कहा ये जो लेटा है ये एक्स, वाई अक्ष क्या है, ये जो खड़ा है ये वाई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा बस। अब यहाँ जो कहानी लिखी है उसको आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, आप बस इतना समझ गए कि नाम लिखना है एक्स अक्ष पर और प्राप्तांक लिखने वाई पर। तो यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, थोड़ा लाइन भी बना देता हूँ मैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और ये जो आपकी लाइन है ये ऊपर की तरफ गई हुई, इसी को बोलते हैं बाई अक्ष, यानी बाई एक्सिस। तो हमने क्या कर दिया, एक्स अक्ष पे इनका सबका नाम लिख दिया भाई। किसका किसका, अमिता का, नमिता का, दीप्ति, अजय, अमर और नाजिया का, इनका नाम लिख लिया एक्स एक्सिस पे, बराबर दूरी पे। अब हम लिखते हैं बाई एक्सिस पे इनके द्वारा प्राप्त नंबर। तो अधिकतम अंक थे 600, तो हमने 600 लिख दिया। फिर उसके बाद 500, 400, 300, 200 और 100 ऐसे लिख दिया हमने। इसको स्केल की तरह हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अमिता को कितना नंबर मिला था, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं। अमिता को मिला था 450, तो देखो भाई 100 तक चले हम, 200, 300, 400 यहाँ तक पहुँचे। अब अमिता को मिला था 450 और 400 के बाद सीधा 500 है, तो इसका मतलब क्या है कि अमिता इसके बीच में होगी, 400 और 500 के बीच में। तो इसीलिए अमिता को हमने ऐसे बना दिया, अमिता को 450 हो गया ये,
400 से 500 के बीच में। अब देखिए नमिता को मिला था 300, तो 300 देखिए यहाँ पे है 300, तो हमने नमिता को 300 पे क्या कर दिया, मैच कर दिया ये, ठीक है। नमिता को मिला था 300, ये उतना अच्छा बनाया नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन आप उसको समझ लीजिए, 300 पे मैच कर दिया। फिर था दीप्ति का था 400, तो इसको 400 पे हम मैच करते हैं दीप्ति को, देखिए 400, तो 400 पे मैच हो गया कि नहीं हो गया। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे भी बना देना, कुछ इसमें है नहीं। समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। अब भी नहीं समझ में आया तो बड़ी मुश्किल बात है, फिर तो आपके लिए सोचने का विषय है ये कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ आरेख का उपयोग, यूज क्या है इसका, बार डायग्राम का, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है इसको समझिए। स्तंभ आरेख के उपयोग निम्नलिखित हैं। यदि आंकड़ों की तुलना सरलता से करनी हो तो ऐसी स्थिति में स्तंभ आरेख का उपयोग लाभकारी होता है। मतलब आंकड़ों की तुलना करनी हो, जैसे कि यहाँ तुलना करनी थी ना कि नमिता के नंबर दीप्ति से कितना कम है, तो आपने कहा 100 नंबर कम है, तो हमने यहाँ पे तुरंत जान लिया ना, इसके 300 इसके 400 हमने बनाया, तुरंत समझ लिया। अब ऐसे बनाया नहीं होता। अब इसमें अब मान लीजिए कुछ भी लिखा नहीं है, ये लिखा हुआ सब काट दीजिए और केवल इसी को समझिए इसको। अब इसको देख के अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो इसकी ऊंचाई देख के आप बता देंगे नाजिया के सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे कम नंबर किसके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम नंबर नमिता के हैं, इसकी ऊंचाई देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसने इतना अच्छी ऊंचाई नहीं बनाई लेकिन फिर भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर करना बड़ा आसान है ना, किसके ज़्यादा है किसके कम, तो यही बताया गया। एक ही दृष्टि में रखकर यदि आंकड़ों की व्याख्या करनी हो तो स्तंभ आरेख का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई कॉलेज चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, और आप अपने कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि बाकी जो कंपनियां हैं आपके फील्ड की, उनका क्या प्रदर्शन है। तो आप 1 साल का प्रदर्शन देखेंगे, आप कहेंगे भाई बार ग्राफ बना दिया, किसी कंपनी का बार इतना ऊंचा है तो आपने कहा ये कंपनी बहुत कमा रही है, किसी का उससे कम है मतलब ये कम कमा रही है, आपकी कंपनी का इतना है, आपने कहा कि भाई ये दोनों कंपनियां हमसे आगे क्यों हैं, तो यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं आप। स्तंभ आरेख का उपयोग आंकड़ों के वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब क्या है, हम वहाँ पे सीधा सीधा अच्छे तरीके से लिखते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको डिवाइड करके लिखते हैं कि किसका कितना नंबर है, कौन किस में फेल है, तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। अब दिया गया स्तंभ आरेख के गुण, मेरिट्स ऑफ बार डायग्राम, क्या इसकी प्रॉपर्टी, क्या मेरिट है, इसको समझते हैं। स्तंभ आरेख की सहायता से सभी आंकड़ों का ज्ञान एक ही दृष्टि में हो जाता है, यानी कि आप इस आरेख को देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं और सबसे कम नंबर किसके, एक ही दृष्टि में बता सकते हैं। दूसरा, इस आरेख की तुलना से आंकड़ों के बीच तुलना आसानी हो जाती है। तुलना क्या, अब यहाँ पे आप तुलना कर लीजिए किसी का भी कि इसका नंबर इससे ज़्यादा है कम है, तो आप कहेंगे अमर का कम है नाजिया से, तुरंत तुलना कर लेंगे आप इसको देख के ही, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा हो गया, मेरिट हो गया ये। स्तंभ आरेख में वर्गांतरों को सटाकर दिखा सकते हैं, वर्गांतरों को, या फिर अलग अलग भी दिखा सकते हैं। इस आरेख में वर्गांतरों के लिए कोई बंधन नहीं होता। वर्गांतर का मतलब क्या हुआ, ये जो अंतर है, ये वर्ग और ये वर्ग, तो इसके बीच में चाहे आप जगह रखो चाहे ना रखो, ये वर्ग, तो इसके बीच में जगह रखो या ना रखो, ठीक है, इसके लिए कोई बंधन यहाँ पर नहीं है। ये तो इसकी मेरिट हो गई। अब देखते हैं इसकी डीमेरिट क्या है, यानी कि इसकी बुराइयां क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसके द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो देखें, यदि प्राप्त आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो तथा इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना हो तो इसके लिए स्तंभ आरेख उपयोगी नहीं होता। भाई अगर बहुत सारे आंकड़े हो जाएं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बच्चों के नाम दिए हैं, तो आपने बना दिया इसको एक्स एक्सिस पे नाम लिख दिया, यहाँ पे 150 बच्चों के नाम दे दिए जाएं, तो बताइए क्या आप कागज़ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों के नाम अगर लिखेंगे तो क्या 150 बच्चों के नाम यहाँ लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। यानी आंकड़ों की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बार ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे, बार डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे, यानी कि संख्या बहुत अधिक होगी तो ये फेल हो जाएगा। स्तंभ आरेख के द्वारा केवल साधारण तुलना ही की जा सकती है। यदि हमें स्पष्ट एवं पूर्ण तुलना करनी हो तो इसके लिए आरेख उपयुक्त नहीं। साधारण तुलना मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किसके ज़्यादा नंबर है किसके कम नंबर है, लेकिन उसके नंबर क्यों कम आए, उसके नंबर क्यों ज़्यादा आए हैं, स्पष्ट रूप से क्या अंतर है, क्या कारण रहे, तो ये थोड़ी ना पता चलेगा। अगला है, यदि आंकड़ों की सांख्यिकीय व्याख्या करनी हो तो भी ऐसी स्थिति में स्तंभ आरेख उपयोगी सिद्ध नहीं होता। सांख्यिकी मतलब स्टैटिकल, अगर हमें इनको जो है डिस्क्राइब करना हो तब भी यहाँ पर ये जो आपका स्तंभ आरेख है, बार डायग्राम है, ये आपके लिए
ठीक नहीं होगा, ये इसकी डिमेरिट है। तो स्तंभ आरेख आज का जो था टॉपिक वो आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया? स्तंभ आरेख आज का टॉपिक समाप्त हो गया। हालांकि यहाँ पे हम तो चाह रहे थे कि पाई ग्राफ भी हो जाए, वृत्त आरेख। वृत्त आरेख को हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। वृत्त आरेख का मतलब एक सर्किल ये बना देगा यहाँ पे, और इस सर्किल में आपको बता देगा इतना % लोग जो है आम खाते हैं, जैसे दे दिया 15% आम खाते हैं, ठीक है, 15%, 10% अमरूद खाते हैं, ऐसे दे देगा। तो यही आपका क्या होगा? पाई ग्राफ होगा। तो इसको हम कल के लेक्चर में समझेंगे। आज का लेक्चर में इतना ही रहेगा। अभी इसके बाद आज आपकी जो है वो CDP की क्लास होगी। आप लगातार क्लासों को करते रहिए भाई। आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि भाई हमारा तो हो ही जाएगा, हम तो इतने पढ़े लिखे, हम तो इतने होशियार हैं, यहाँ पे फेल नहीं होना है। बेटा बाद में अगर किसी ने कहा कि हमारी बैक लग गई है सर, कुछ इंतजाम कराइए, तो यहाँ पे कोई इंतजाम हमारे पास नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। आपको पढ़ना ही होगा। तो इसीलिए आप लोग क्लास को करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।